नमस्कार, मैं मणि सर आज आपके समक्ष संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल से है। और इसमें भारत का भूगोल, जिसमें भौतिक प्रदेश आज हमारा टॉपिक होगा। हमें जानना आवश्यक है कि भूगोल विषय की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है सामान्य अध्ययन के रूप में। और इस भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक में भारत का भूगोल इससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करें। देखिए, प्रदेश क्या है, प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश क्या है। देखिए, प्रदेश की एक परिभाषा है, वह भूभाग जो भूगर्भीय संरचना, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति के दृष्टि से अपने समीपवर्ती भाग से अलग विशेषता रखता हो, उसे हम प्रदेश कहते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत के जो भौतिक प्रदेश है वो 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। 4 भाग विकास क्रम के आधार पर। तो भारत के भौतिक, मैंने आपको ये कहा कि प्रदेश क्या है, तो प्रदेश वह है जो भूगर्भीय संरचना, जलवायु, उच्चावच, वनस्पति के दृष्टिकोण से अलग भिन्नता रखता हो अपने समीपवर्ती भाग से, तो उसे हम भौतिक प्रदेश कहते हैं। भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है विकास क्रम के आधार पर। तो विकास क्रम के आधार पर चार भौतिक प्रदेश जैसे प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, विशाल गंगा मैदान, तट एवं द्वीप। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न हमें जान लेना चाहिए कि जो भारत की चारों भौतिक प्रदेश हैं, इनका एक क्रमिक विकास हुआ, एक साथ इनकी उत्पत्ति नहीं हुई। सबसे पहले भारत के भौतिक प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठार ये विकसित हुआ। प्रायद्वीपीय पठार के बाद जो निर्माण हुआ उत्तर पूर्वी प्रदेश का, इसके बाद विशाल गंगा मैदान, इसके बाद तट एवं द्वीप। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि विकास क्रम के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों का सही क्रम क्या है। तो हम सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर पूर्वी प्रदेश, विशाल गंगा मैदान, तट और द्वीप, एक क्रम हमारा होगा। अब इसमें जो हमारी चर्चा आज की होगी वो हमारी चर्चा है आपकी कि प्रायद्वीपीय पठार की। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, एक बात ध्यान लें, जब भी आप किसी भी विषय बिंदु, किसी भी टॉपिक को पढ़ने जाएं तो पहला कार्य हमारा ये होना चाहिए कि उस टॉपिक से कितने प्रश्न बन सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, ये दिमाग में जरूर बैठना चाहिए। सीधे सीधे प्रश्न न पढ़ करके हम उसे पूरी समग्रता का अध्ययन करने की कोशिश करें, जिससे किसी भी एग्जाम में कभी भी उस टॉपिक से कोई प्रश्न आवे तो ऐसा ना हो कि हमारे संज्ञान में नहीं रहा है, उसको जरूर अध्ययन करना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक को प्रायद्वीपीय पठार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पार्ट है भौतिक प्रदेश का, और इससे अक्सर प्रश्न किसी भी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं। अब प्रश्न का स्वरूप क्या होगा, तो पहले हम इसका पठार का उत्पत्ति, विस्तार, आकार, उच्चावच,
वनस्पति महत्व, इतने पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप का मतलब होता है स्थल और सागर से घिरा हुआ भूखंड प्रायद्वीप कहलाता है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये हमारा जो है प्रायद्वीपीय पठार है। ये गोंडवाना लैंड का भूखंड है। गोंडवाना लैंड का मतलब क्या है? पहले वाली पृथ्वी एक पैंजिया के रूप में हुई, उसका डिवाइडेशन हुआ, विभाजन हुआ, तो दो खंड हुए, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। जो उत्तर में है वो अंगारा लैंड है, जो दक्षिण का पार्ट है वो गोंडवाना लैंड है। इसी गोंडवाना लैंड में फिर एक बार विघटन हुआ, तो क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल का मतलब एक लंबा समय पूर्व जो है विखंडन हुआ, तो उसका एक टुकड़ा जो है भूखंड एक प्रायद्वीपीय पठार के रूप में विकसित हुआ। ये प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, तो ये गोंडवाना लैंड का भूखंड है और इसका जो विस्तार है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है। तो विस्तार जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है। आकार जो इसका है, आकार त्रिभुजाकार है। मेघालय का पठार भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग है, जो मालदा गैप से प्रायद्वीपीय पठार से अलग होकर के उत्तर में स्थित है। यह जो प्रायद्वीपीय पठार है प्राचीन चट्टानों से निर्मित है, अर्थात आर्कियन, धारवा, कुरप्पा, विंध्य शैल की चट्टानें पाई जाती हैं। तो प्राचीन चट्टानों से निर्मित होने के कारण यह पठार धात्विक और खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिजों के दृष्टिकोण से भी काफी संपन्न है। यह पठार का मतलब ही होता है, पठार आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। विश्व के जहाँ भी पठार होंगे वहाँ पर मिनरल्स अधिक पाए जाते हैं, वो जलवायु के लिए अनुकूल होता है, पशुपालन कार्य अधिक होता है। तो ये पठार जो है वनस्पतियाँ काफी पाई जाती हैं। तो ये पठार जो प्रायद्वीपीय पठार हमारा है, ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो गोंडवाना लैंड के विखंडन के पश्चात इसका उत्पत्ति हुई क्रिटेशियस काल में। यह प्राचीन दृढ़ चट्टानों से निर्मित है, जिसके कारण यहाँ पर धात्विक और अधात्विक खनिज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे बड़े इसका देखिए विस्तार, इसका विस्तार में देखेंगे राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा जैसे राज्य स्थित हैं। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत राज्य आते हैं। ये जो पठार है इसका आकार त्रिभुजाकार है। मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। तो इसका एक सामान्य परिचय रहा हमारा। अब जैसे हमें यह ध्यान देना है कि इस पठार का हमें उच्चावचों का अध्ययन, उच्चावच मतलब धरातल के असमतल भाग को हम क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार में उच्चावच की विविधता काफी अधिक पाई जाती है। तो इस संदर्भ में हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में चर्चा ये है कि उच्चावच के रूप में पहले हम पर्वत एवं पहाड़ियों की चर्चा करेंगे। पर्वत एवं पहाड़ियां,
प्राकृतिक पठार के कौन कौन से पर्वत हैं, कौन सी चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, कहाँ हैं, किस रूप में है, क्या विशेषताएं हैं, ये जानना पहला विषय हमारा है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक पठार के जो पर्वतों की चर्चा करते हैं, तो एक पर्वत सबसे क्रम के रूप में देखते हैं। तो हम एक पर्वत हमारा है अरावली पर्वत। पहला क्या है? अरावली। देखिए अरावली जो पर्वत है, ये निर्माण जो है इसका प्री कैम्ब्रियन काल में, मतलब आज से लगभग 1 अरब वर्ष को समझिए, प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ युगीन चट्टानों से इसका जो विस्तार है ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, 800 किलोमीटर, अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका विस्तार है। इसकी श्रेणियां जो है जलगा और हर्षनाथ है। जलगा और हर्षनाथ इसकी क्या है? श्रेणियां है। इसमें सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, 1772 मीटर। इसके बाद इसकी दर्रा जो है पील पला दर्रा या अरावली और शिष्ट पर्वत के रूप में है। यह पर्वत जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। इतना चीज हमें जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले अगर हम अरावली देखेंगे, इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। पर्वत कई प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, घंसित पर्वत, घृताकार पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो निर्माण के आधार पर यह एक अवशिष्ट पर्वत है। पहले एक युवा पर्वत के रूप में था, लेकिन अरबों वर्ष पुराना होने के कारण इसका डिग्रेडेशन अधिक हुआ, अपरदन अपक्षय की क्रिया अधिक हुई, जिससे अपने वास्तविक रूप को खो दिया और एक पहाड़ी के रूप में आप समझिए ये पर्वत का रूप है, जिसका विस्तार गुजरात के दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक है, दिल्ली तक है। इसकी 2 श्रेणियां हैं, जलगा और हर्षनाथ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसी गुरु शिखर के समीप प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आपका माउंट आबू है। अब जैसे आपसे पूछा जाए इसकी एक श्रेणी जलगा किसकी श्रेणी है या हर्षनाथ किस पर्वत की श्रेणी है? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट किसका है? हमारा उत्तर क्या होगा? अरावली है। अरावली की श्रेणियां जलगा, हर्षनाथ है और पल्ली की भी श्रेणी इसकी है। ये जल विभाजक के रूप में काम करता है। यह धारवाड़ युगीन चट्टानों से निर्मित है। जैसे आर्कियन के बाद धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ। ये भी काफी प्राचीन चट्टान है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे अधिक खनिज जो पाए जाते हैं, धात्विक खनिज, वो धारवाड़ युगीन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि अरावली के आसपास धात्विक खनिजों की संपन्नता अधिक है। तो अब जैसे प्रश्न आपके सामने आ जाए कि अरावली के आसपास जो है धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, कथन सही है? कारण अरावली धारवाड़ युगीन चट्टानों से निर्मित होने के कारण। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, इसके एक्सप्लेन करता है। अब जैसे आप कहें कि अरावली का निर्माण किन चट्टानों से हुआ, तो धारवाड़ की चट्टानों से। अरावली किस प्रकार के पर्वत के रूप में? अवशिष्ट पर्वत के रूप में भाग कर। कौन सा पर्वत एक जल विभाजक के रूप में काम करता है? अरावली पर्वत करता है। जलगा, हर्षनाथ किसकी श्रेणियां? अरावली की श्रेणियां हैं। पील पला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो अरावली पर्वत में स्थित है।
तो अरावली पर्वत से संबंधित इन सब चीजों के जो है हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब जैसे अगर आईएएस के प्रश्न बनते हैं तो आईएएस में सीधे फैक्ट नहीं पूछता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, वो अगर पूछेगा तो अरावली के बारे में 1 2 3 4 पॉइंट दे देगा और पूरा अगर कॉन्सेप्ट आपका सही है तो उसमें से आप सही लगा सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अरावली के बारे में सत्य है, यह एक प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है, सही है, इसका विस्तार गुजरात से लेकर के दिल्ली तक भी सही है, इस पर्वत के आसपास अधात्विक खनिजों की संपन्नता अधिक पाई जाती है, ये क्या है, गलत है, अधात्विक नहीं धात्विक, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्साइड, अब्रेट, मैंगनीज, इन सब चीजों के खनिजों की सब चीज, तांबा, जस्ता, सीसा, ये सब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यह एक 4-6 पॉइंट आपको दे दिया, 5 पॉइंट 4 पॉइंट दे दिया, 2-3 सही दिया, जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब अरावली से संबंधित प्रश्न आपका सही होगा। तो अगर हम अरावली पढ़ते हैं तो इसका हमें विस्तार जानना चाहिए, इसका डायरेक्शन क्या है, उसकी दिशा जानना चाहिए, इसकी श्रेणियां कौन कौन सी हैं ये जानकारी कर लेना चाहिए, यह इन चट्टानों से निर्मित है ये हमें जानकारी करना चाहिए, ये भारत को किस दृष्टिकोण से विभाजित करता है, एक जलविभाजक के रूप में दिखाई देता है, और इसके दर्रे कौन है तो पिलपला दर्रा है, इतना चीज है। अब इससे संबंधित पर्वत, इससे अधिक प्रश्न अरावली से नहीं बन सकते हैं, तो एक अरावली का छोटा सा प्रश्न जाना है। अब ये खाली अगर हम इतना जाने कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, या हम इतना जाने कि गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसके आगे की कुछ जानने की कोशिश नहीं किए तो शायद इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप अरावली पढ़ने के बावजूद आपका प्रश्न क्या होगा, गलत हो जाएगा, गलत हो सकता है। पूरा कॉन्सेप्ट हमें अरावली के बारे में क्या है, प्रीकैम्ब्रियन काल की है या वशिष्ठ पर्वत है, यह इसका विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है, इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इसकी औसत ऊंचाई 800 से 1200 मीटर है, इसकी प्रमुख श्रेणियां जरगा, हंसनाथ और पल्ली श्रेणी है, इसका प्रमुख दर्रा पीठपला दर्रा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इस पर्वत की सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है क्या है, माउंट आबू है। आप जाने रहिएगा प्रश्न कितने टाइप के बन सकते हैं, 4 पहाड़ी दे देगा, 4 पर्यटन स्थल दे देगा और कहेगा सुमेलित करिए। तो अगर इन चीजों को जाने रहेंगे तभी हम सुमेलित कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि गुरु शिखर दे दिया, पंचमढ़ी दे दिया, आपका दे दिया शिमला दे दिया, आपका दे दिया ऊटी। अब 4 पर्यटक स्थल किन किन पहाड़ियों पर है, तो हम गुरु शिखर हमारा क्या है, अरावली पर है, पंचमढ़ी हमारा महादेव पहाड़ी सतपुड़ा की जो श्रेणी है उस पे है, ऊटी हमारा जो है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, शिमला धौलाधार श्रेणी पर है। तो जब हमें जानकारी होगी किस पहाड़ी पर कौन से पर्यटन स्थल स्थित है तभी हम सुमेलित कर पाएंगे। तो हमें इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा हमारा है इस प्रायद्वीपीय पठार का जो दूसरा पर्वत है वो है हमारा विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है, इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ। यह पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाला पर्वत है। इसकी श्रेणियां जो हैं, विंध्यन की श्रेणियां पश्चिम से पूर्व, तो श्रेणी कौन है, विंध्यन, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ। अब पहले तो जान लीजिए, अक्सर पूछता है कि विंध्यन की श्रेणियां पश्चिम से पूर्व सही क्रम है, विंध्यन, कैमूर, भांडेर, पारसनाथ, भांडेर, विंध्यन, कैमूर, पारसनाथ ऐसे होगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा कि विंध्यन, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ, ये हमारी श्रेणी होगी। अब दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि विंध्यन पर्वत का कौन सी श्रेणी विंध्यन का भाग नहीं है, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ और दे दिया आपका जो है मैकाल। तो अब अगर आप क्लियर है कि भांडेर, कैमूर, पारसनाथ है तभी मैकाल को आप अलग कर पाओगे। मैकाल क्या है, सतपुड़ा की श्रेणी है। तो
4 श्रेणियां दे देगा और उसमें ही आपसे पूछ सकता है कि कौन सी श्रेणी विंध्यन का भाग है या नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए। इन श्रेणियों का क्रम भी पश्चिम से पूर्व जानना चाहिए। विंध्यन चूने पत्थर से निर्मित चट्टानों से बना हुआ श्रेणी है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसे हम घनशित पर्वत के रूप में जानते हैं, लेकिन इसकी आयु स्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। ये उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली एक पर्वत श्रेणी के रूप में से हम जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा सतपुड़ा। सतपुड़ा, सतपुड़ा क्या है? सतपुड़ा, महादेव और मैका, ये 3 श्रेणियां हैं। इसकी श्रेणियां जो है सतपुड़ा, महादेव और मैका, ये भी अवशिष्ट पर्वत के रूप में है और ये भी पश्चिम से पूर्व है। इसका जो विस्तार है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, अमरकंटक की सीमा तक है, छत्तीसगढ़ तक है। हम जानते हैं कि ये भी अवशिष्ट पर्वत है। सतपुड़ा भी, महादेव, महादेव की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है और यहीं पर जो है आपका क्या है? पंचमढ़ी। कौन सा है? पंचमढ़ी। अब जैसे आपको पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा सतपुड़ा श्रेणी का भाग नहीं है? सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, भांडे, भांडे नहीं। पंचमढ़ी पर्यटन स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? महादेव, मैकाल, सतपुड़ा, कैमूर। तो आपका उत्तर क्या होगा? पंचमढ़ी महादेव पहाड़ी पर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब आता है मैकाल। एक श्रेणी आपकी मैकाल है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। सतपुड़ा का ये सबसे पूर्वी भाग है। इस मैकाल, यहाँ पर आपका एक स्थान है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। आपने सुना होगा अमरकंटक के बारे में। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। पूछा भी गया है अमरकंटक किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो हमारा उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक किस श्रेणी पर स्थित है? मैकाल। मैकाल एक ऐसा पर्वत है, श्रेणी है, जहाँ से 3 नदियां अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। जैसे यहाँ सोन नदी, इधर महानदी और इधर आपका नर्मदा नदी। तो अमरकंटक जो है ये 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र है मैकाल। कौन कौन? सोन, महानदी और नर्मदा। तो अब ये क्लियर आपका हो गया। तो सतपुड़ा के बारे में, सतपुड़ा अवशिष्ट पर्वत है, पश्चिम से पूर्व गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो इसका विस्तार है। इसकी 3 श्रेणियां सतपुड़ा, महादेव और मैकाल है। महादेव सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, इसके सभी पंचमढ़ी स्थल है। अमरकंटक जो है मैकाल श्रेणी पर स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। मैकाल से 3 नदियों का उद्गम है, नर्मदा, महानदी और सोन। अब हम ये जानते हैं इसी सतपुड़ा के दक्षिण में जो है बैतूल की पहाड़ी से एक नदी निकलती है ताप्ती। क्या निकलती है? ताप्ती। तो एक कई बार आईएएस में भी प्रश्न पूछे गए हैं, पीसीएस में भी प्रश्न पूछे गए हैं, अदर स्टेट में भी पूछे गए हैं कि उत्तर से दक्षिण उच्चावच का सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण अगर उच्चावचों का हम देखें तो सही क्रम क्या हो सकता है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। देखिए विंध्यन होगा, इसके बाद आपका नर्मदा होगा, इसके बाद आपका सतपुड़ा होगा, इसके बाद आपका क्या होगा? ताप्ती होगा। ठीक है। हम जानते हैं कि अक्सर हम बचपन से सुनते आए हैं कि 2 नदियां भारत की ऐसी है जिनका प्रवाह पूर्व से पश्चिम है। सामान्यतः सभी नदियां पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम। ऐसा क्यों? देखिए नर्मदा एक रिफ्ट वैली के रूप में, भैंस घाटी के रूप में, विंध्यन पर्वत के निर्माण के पूर्व एक भूगर्भीय हलचल हुआ विंध्यन और सतपुड़ा के बीच, जिसका मध्य का भाग में धंसाव उत्पन्न हुआ, मतलब और दरार हुआ। तो नीचे का भाग, बीच का भाग नीचे धंस गया और किनारे के भाग ऊपर उठ गए,
तो इससे भ्रंशित पर्वत का निर्माण हुआ। भूगर्भवेत्ताओं का मानना ये भी है कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर विंध्य और सतपुड़ा जो है एक भ्रंशित पर्वत है, लेकिन स्थिति के आधार पर, आयु के आधार पर एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। अब चूंकि जो भूगर्भीय खच्चर हुआ तो जो धंसाव हुआ वो पश्चिम की तरफ अधिक हुआ, इसलिए उसका ढाल जो है पश्चिम की तरफ हो गया और नदियों का जल जो है इस क्षेत्र के नदी, इस बेसिन की नदियों का जल जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगी। तो हम ये जानते हैं कि अगर यहाँ पर देखें कि उत्तर से दक्षिण सही क्रम है तो विंध्यन है, विंध्यन के बाद नर्मदा है, नर्मदा के बाद सतपुड़ा है और सतपुड़ा के बाद ताप्ती है। तो अब एक प्रश्न और भी आ सकता है, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है? तो विंध्यन और सतपुड़ा। तो एक प्रश्न हमारा ये बनता है, तो उच्चावच के जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार का हमने पर्वत के रूप में भी दो चीजें पढ़ा, एक अरावली पढ़ा और दूसरा हमने क्या पढ़ा? विंध्यन और सतपुड़ा पढ़ा। अब इसका तीसरा जो पर्वत है उसको हम देखते हैं कि तीसरे पर्वत के रूप में देखें तो एक है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, इसे हम सह्याद्री भी कहते हैं। क्या है? सह्याद्री। यह भ्रंशित पर्वत है, भ्रंशित पर्वत है। पश्चिमी घाट अरब सागर के समांतर, भारत अरब सागर के समांतर उत्तर से दक्षिण एक तटीय पर्वत का उदाहरण है। यह भ्रंशित पर्वत है। इसका जो विस्तार है ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक, इसका जो विस्तार है 1600 किलोमीटर में, उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। ठीक है, इसे हम सह्याद्री भी कहते हैं। देखिए भारत में दो यात्री हैं, एक हिमाद्री है और एक सह्याद्री है। जो हिमालय की श्रेणी है महान हिमालय, जिसकी चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, सदा बर्फ से ढका होने के कारण उसे हिमाद्री, हिम से ढका होने के कारण उसे हिमाद्री कहते हैं। ऐसे ही पश्चिमी घाट एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर वर्ष भर औसत तापमान अधिक रहता है, वर्षा इस क्षेत्र में अधिक होती है अरब सागरी मानसून से, तो उच्च तापमान और उच्च वर्षा होने के कारण इस संपूर्ण क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है, जैव विविधता, और साथ ही साथ यहाँ के जो वन हैं वो सदा हरे भरे होते हैं, कभी पत्ती विहीन नहीं होते हैं। तो सदा हरे भरे वनों के कारण इसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये जो पश्चिमी घाट है इसके जो विस्तार है 1600 किलोमीटर है। इसके विस्तार को हम तीन भागों में बांटते हैं, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। अब उत्तरी सह्याद्री के बारे में चर्चा करें तो उत्तरी सह्याद्री जो आपका है, उत्तरी सह्याद्री ये विस्तार जो है ताप्ती नदी से लेकर गोवा में मांडवी नदी तक लगभग 550 किलोमीटर है। ठीक है, ये उत्तरी सह्याद्री है, ये गोवा से लेके सूरत तक है, या ताप्ती नदी या सूरत मान लिया जाए। तो ताप्ती नदी के बहाने से लेके मांडवी नदी के बहाने महाराष्ट्र और गोवा बेसिकली इसके अंतर्गत राज्य आते हैं। इस उत्तरी सह्याद्री बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है, वर्षा अधिक होती है
इस उत्तरी सह्याद्री में 3 श्रेणियां हैं, उत्तर से दक्षिण 3 श्रेणियां, 3 चोटियां, सॉरी 3 चोटियां। पहला है सालहेर, दूसरा है पुलसा बाई, तीसरा है महाबलेश्वर। अब ध्यान दीजिएगा, सालहेर, पुलसाबाई, महाबलेश्वर एक क्रम से है। सालहेर, पुलसाबाई, महाबलेश्वर, सालहेर, पुलसाबाई, महाबलेश्वर। ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पीक है, जिसमें पुलसाबाई की ऊंचाई सबसे अधिक है। इस उत्तरी सह्याद्री के दर्रे पास, 2 पास है। पहला है थाल घाट और दूसरा है घोर घाट। अब यहाँ पर है कि थाल घाट, घोर घाट दर्रा सह्याद्री के किस भाग में स्थित है। तो थाल घाट और घोर घाट दर्रा जो है सह्याद्री के उत्तरी भाग में स्थित है। थाल घाट दर्रा जो है ये हमारा थाल घाट दर्रा जो है ये मुंबई टू पुणे मार्ग, और घोर घाट दर्रा है मुंबई टू कोलकाता मार्ग, मुंबई टू कोलकाता मार्ग, और घोर घाट है मुंबई टू पुणे मार्ग। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि घोर घाट दर्रा किन 2 नगरों को जोड़ता है। तो मुंबई टू पुणे। थाल घाट दर्रा किन 2 नगरों को जोड़ता है। मुंबई टू कोलकाता। उत्तरी सह्याद्री जैसा हम जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा और महाराष्ट्र राज्य से विशेष करके संबंधित है। 550 किलोमीटर है। बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है, ठोस चट्टानों से। पश्चिम की ओर इसके खड़े ढाल हैं, स्टेप बाय स्टेप। घाट इसे सीढ़ीदार है, जिसे घाट के नाम से जाना जाता है। वर्षा अधिक होती है इस क्षेत्र में। प्री मानसून वर्षा भी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैंगो सावर वर्षा कहते हैं। सदा हरे वनों से ढका हुआ है। इसके बाद आता है मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री ये गोवा से लेकर मंगलौर तक है, ठीक है। रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। इसका ढाल जो है अरब सागर की ओर ढाल काफी तीव्र है। अरब सागर